हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज पढ़ेंगे भाई 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2। हमने शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। आज बहुत अमेजिंग सम देखेंगे। 5 नंबर में 3 नंबर में आराम से आएगा अभी क्वेश्चन। तो उससे पहले बेटा एक बेसिक देख लेते हैं। मैंने ये पहले भी करवा दी थी लेकिन थ्योरम रिवाइज करवा रहा हूँ। इस थ्योरम के बिना हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए क्या कह रही है थ्योरम। थ्योरम क्या कह रही है भाई, देखते हैं जरा। थ्योरम का नाम अभी थ्योरम 1.2। एक्सरसाइज में ये 1.2 थ्योरम के नाम से मिलेगी आपको। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इसकी हेल्प से हम आगे वाले सम कर पाएंगे। अच्छा, ये किसके लिए डिफाइन है कि अगर कोई प्राइम है, प्राइम वो किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपल उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये किसके लिए होगी? प्राइम नंबर के लिए। तो मान लीजिए 5 जो होगा वो डिवाइड करता है किसको? 625 को करता ही है। ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। एग्री? क्या 5 डिवाइड नहीं करेगा? फिर देखिए एक बार, क्या 5 डिवाइड नहीं करेगा 25 को? सिंपल 25 को भी वो डिवाइड करेगा। ऐसे किसी भी नंबर के लिए आप देख सकते हो 3 डिवाइड्स 36। 36 किसका स्क्वायर होता है भाई? 6 का स्क्वायर होता है। तो क्या 3 डिवाइड 6 ऑल्सो, ये बात सही हो रही है। एक नंबर का स्क्वायर था, उसको कोई प्राइम डिवाइड कर रहा था तो ये सिंपली उस नंबर को भी ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ नहीं कर रहे, बस एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए ट्रू होगी? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो प्राइम नंबर है उनके लिए ट्रू होगी। कंपोजिट नंबर के लिए क्यों ट्रू नहीं? उसका एग्जांपल दे देता हूं भाई। 9 डिवाइड्स 36 जो कि 6 का स्क्वायर है। सीधी सी बात है, हमें पता है 9 4 जा 36। तो 9 जो है 36 को डिवाइड करता है, बट 9 डज नॉट डिवाइड 6 ओनली। ये तो छोटा नंबर हो गया, 6 तो इससे छोटा नंबर हो गया, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो ये थ्योरम किसके लिए होगी भाई? प्राइम नंबर के लिए। सिर्फ किसके लिए होगी ये थ्योरम बच्चों? प्राइम नंबर के लिए। अगर कोई प्राइम किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो सिंपल उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए भाई हमारे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बेसिक और बता देता हूं। इसके लिए हमें जो है वो व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी भाई। ऐड कर लेता हूं यहाँ पे ऐड करके करते हैं। इससे पहले हम इसको करेंगे कंप्लीट, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं फिलहाल। हाँ जी, देखिए एक बार, सम पे जाने से पहले 2 बातें हैं जो हमें जान लेनी बहुत जरूरी है। वो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं मीनिंग ऑफ डिवीजन। मीनिंग ऑफ डिवीजन। डिवीजन का मीनिंग क्या है? डिवाइड करने का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हमें जरूर आना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। जब मैं ये बात बोलता हूं कि 9 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया? 3 आया। एग्री? छोटी सी बात है। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं? 9 इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है भाई, 3 मल्टीप्लाई 3। एग्री है? इस बात से कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे ही होता है। और देखिए जब 6 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं रिजल्ट मुझे क्या मिलता है सर? 2 मिलता है। तो यहां से मैं क्या लिख पा रहा हूं? 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 लिख पा रहा हूं। यस और नो? कहने का मतलब क्या हुआ? मैं ये बात कह रहा हूं कि 6 को 3 कब डिवाइड करेगा? जब मुझे 2 मिल जाएगा। कैसा 2 मिल जाएगा? कि 6 को मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये मतलब होता है डिवीजन का। ये क्या मतलब होता है भाई? डिवीजन का मतलब होता है 18 को 2 से डिविजिबल कब कहूंगा? जब मुझे क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि 18 को मैं 2 से डिविजिबल कहूंगा अगर मुझे क्या मिल जाए? साथ में कोई नंबर मिल जाए, दैट इज 9। अब अगर मान लो मैंने ये बात लिख दी
18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये जो इधर वाला नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ये किस नंबर से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। मान लो मैंने एक बात बोल दी, 5 डिवाइड्स p। p कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेके हम चल रहे हैं। इस बात का क्या मतलब होगा, ऐसे ही इस बात का क्या मतलब होगा कि जो 5 है वो p को डिवाइड करता है। इस बात का क्या मतलब होगा कि सर जब p को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कोई पॉजिटिव इंटीजर c हमें मिलेगा, यस और नो। तो इस बात की हेल्प से मैं क्या लिख पाऊंगा, p इज इक्वल टू 5c। क्या सर जरूरी है हम यहाँ पे c ही लेंगे, यहाँ पे सिर्फ c लेना कोई जरूरी नहीं है। आप k, p, q, r, s, t कोई भी एक जो है वेरिएबल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता। ये दोनों तीनों हमारे कांस्टेंट थे, क्योंकि यहाँ पे p की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इस वजह से c की भी कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिली। लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर 5 जो है p को डिवाइड करता है तो एक c जरूर मिलेगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमें 18 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला मुझे, सर मुझे 9 मिला। तो अगर मैं ये बात लिखता कि 2 डिवाइड्स 18, तो मैंने क्या लिखा, 18 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई c। यहां पे हमारी जो c की वैल्यू थी भाई वो क्या आई, वो आई सर हमारी 9। वो फिक्स वैल्यू आई, क्योंकि हमने किसको डिवाइड किया, 18 को डिवाइड किया। लेकिन जब हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर p फिक्स नहीं होता, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो हमारी c की वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी। लेकिन इतनी बात जरूर श्योर होगी कि c मिलेगा जरूर। आई होप एक तरफ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी मैं ये लिखता हूं 5 डिवाइड्स मान लो मैंने लिखा q, 5 डिवाइड्स q, तो इस बात का क्या मतलब होगा, इस बात का मतलब होगा कि q को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई k, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, k इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो, इतनी बात क्लियर होगी क्या। अब इसको उल्टा पूछता हूं, मान लो 6 लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, 6 को कैसे लिखा गया, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा गया। इस बात का क्या मतलब हुआ, जिसको लिखा जा रहा है वो तो डिवाइड होगा, और इज इक्वल टू में जो दो नंबर है उनसे वो डिविजिबल होगा। तो मैं यहां से एक बात तो ये लिख सकता हूं कि 6 इज डिविजिबल बाय 2। दूसरी बात मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि 6 इज डिविजिबल बाय 3। डन। मान लो मैंने लिखा 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। बहुत बच्चों को यही बात समझ में नहीं आती, फिर वो जब √5 इस इरेशनल प्रूफ करते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। एक्चुअली में ये सारे स्टेप्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ताकि आपको एक दिमाग में इमेज बन जाए कि एक्चुअली में हम करेंगे क्या। हाँ जी, 15 को मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 5। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है, मतलब वो तो डिविजिबल होगा किस से, 15 इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली यहां से दूसरी बात क्या लिख सकता हूं, 15 इज डिविजिबल बाय 5। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो अगर मान लो ऐसे ही मैंने लिखा p इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज सम पॉजिटिव इंटीजर, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, किसको लिखा है मैंने, p को दो नंबर की प्रोडक्ट में लिखा है, एक 5 दिख रहा है एक c दिख रहा है। तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकालूंगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई, यहां से ये निष्कर्ष निकलेगा सर कि 5 डिवाइड्स p और p इज डिविजिबल बाय 5। क्या निष्कर्ष निकला, p को लिखा है ना 5 मल्टीप्लाई c, p को दो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई में लिखा है, तो इसका मतलब ये जो p है वो दो नंबर से डिवाइड होगा, 5 से भी और c से। अगर मान लो मैंने ऐसे ही लिख दिया q स्क्वायर इज इक्वल टू
5 इंटू के, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इंटू के, ये मैंने लिख दिया। अब इस बात का मतलब यही हुआ, क्यू स्क्वेयर एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसको मैंने लिखा 5 इंटू के, मतलब दो की प्रोडक्ट में। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा भाई? सर यहां से कंक्लूजन जो अभी सीखा उसके हिसाब से निकलेगा कि जिसकी प्रोडक्ट में लिखा गया है वो सामने वाले को डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब यहां से निकल पाएगा क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास बता रहे हैं, इसका तो हमें पता है, लेकिन इसका यूज होगा भाई हमारे सम में। जब हम सम को करेंगे तो हमारे सम में इसका यूज होगा। तो दो चीजें मैंने बताई। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो P इज डिविजिबल बाय सपोज 2, तो इस बात का क्या मतलब निकलेगा कि P को जब लिखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई सम के लिख सकता हूं। एक तो ये बात मैंने लिखी। सेकंड, दूसरी बात मैंने क्या बोली, अगर कोई भी नंबर ले सकते हो आप। मान लो हमने लिखा P का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर आपको ये दो बातें समझ में आ गई, साथ में आपको थ्योरम समझ में आ गई। कौन सी थ्योरम? 1.2। वो क्या कहती थी? अगर एक प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सिंपल ए को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे सारे सम हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए समों की ओर बढ़ते हैं, सम को देखते हैं क्या कहते हैं सम और क्या हमें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। मैं आपको एक बार सम दिखा देता हूं। फर्स्ट सम देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट सम कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 को क्या प्रूव करना है? हमें इरेशनल प्रूव करना है। इसका कोई मैथमेटिकल वे ऐसे नहीं है कि मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखूं और आंसर कर दूं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए रेशनल नंबर कौन सा होता है और इरेशनल नंबर कौन सा होता है। तो रेशनल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं भाई जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। इरेशनल कौन से हुए? फिर वो वाले नंबर हुए जिनको मैं P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, जिनको मैं P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो हो गए हमारे इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या यूज करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम इसको सही मान लेते हैं, जो भी हमें प्रूव करना है। इरेशनल अगर प्रूव करना है उसका उल्टा मान लेते हैं, रेशनल मानना होने इसको मान दिया। अब रेशनल मानने से आगे स्टेप्स करेंगे, कुछ भी हमारे पास ऐसा निकल के आ जाएगा कि हमने जो माना हुआ है वही बात गलत साबित हो जाएगी। वही बात क्या होगी? गलत साबित हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सही प्रूव हो जाएगा। देखिए करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। क्या करना है हमें? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये हमें क्वेश्चन 1 प्रूव करना है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहीं पे करेंगे इसको। क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 इज इरेशनल, यह हमें प्रूव करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। मैंने बोला इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो मैं इसका उल्टा मान लेता हूं। मैंने मान लिया लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो यहां पे लगाएंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि इस अंडर रूट 5 को मैं लिख पाऊंगा P बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे मैं लिखूंगा वेयर P क्यू आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या होने चाहिए भाई? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स
एंड क्यू नॉन जीरो। इतनी बात तो किसने कही भी, रेशनल ने कही। मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं कि जो HCF होगा किस किस का, P और Q का, वो 1 आएगा। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। मैंने बोला √5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ रेशनल, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। अब अगर इसको रेशनल मान लिया तो P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। P और Q दोनों यहां पे क्या होंगे, इंटीजर्स। Q क्या होगा, नॉन जीरो। साथ में मैंने एक चीज और इसमें मानी, ऐड की, कि जो HCF होगा P और Q का, वो 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मिस किया तो इसके बिना सवाल नहीं होगा। पहले तो एक बात देखिए आप, कि क्या हमेशा हमें P और Q ऐसे मिलेंगे कि जिनका जो HCF होगा वो 1 होगा। इन्हीं नंबर को क्या बोला जाता है भाई, कोप्राइम नंबर। जिनका HCF 1 होता है उनको ही क्या बोला जाता है, कोप्राइम नंबर। मान लो कोई भी नंबर 15/20 की फॉर्म में लिखा गया, मान लो यही था, सुबह 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसकी जो P/Q फॉर्म होगी वो 15/20 होगी। तो 5 की टेबल में ऊपर काट दिया मैंने 3 बार, 5 की टेबल में नीचे काट दिया 4 बार। ये क्या मिल गया मुझे, 3/4 मिल गया। यस और नो, 3/4 मिल गया। अब इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 3 और 4 का HCF तो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मान लो मैंने लिख दिया 3/12, कोई नंबर था, मान लो √5 था, वो लिखा जा रहा था 3/12 के टाइप से। तो 3 की टेबल में मैंने इसको काट दिया, 3 की टेबल में मैंने इसको काट दिया, क्या मिल गया, 1/4। अब ऊपर वाले की और नीचे वाले का जो HCF है वो कितना है, 1 है। तो मैं हमेशा ऐसे जो दो इंटीजर है वो ढूंढ पाऊंगा कि √5 को P/Q के फॉर्म में लिख दूं, ये दोनों ऊपर वाला नीचे वाला इंटीजर हो और इनका HCF 1, तो मैं ऐसा हर बार कर पाऊंगा। अगर उनका HCF 1 नहीं है तो ऊपर नीचे उस कॉमन फैक्टर से मैं डिवाइड कर पाऊंगा। आई होप पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। ये पहली इक्वेशन है जो हमसे कुछ आगे करवाएगी। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे लिख सकते हैं या नहीं। तो लिख सकते हैं, इसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि कैसे लिख सकते हैं। हाँ जी, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई में करवाऊंगा। डन। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अंडर रूट का कैलकुलेशन हमसे नहीं होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा बच्चों, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर √5 का स्क्वायर और उधर हो जाएगा P का स्क्वायर। तो मैं इस साइड को पहले लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P स्क्वायर को मैं कैसे लिख पा रहा हूं, अच्छा √5 का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा और Q का स्क्वायर। देखो आगे वही वाली बात मैंने आपको बताया था कि जब भी एक नंबर को, एक इंटीजर को दो इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा तो उस बात का मतलब क्या होता है। यहाँ पे किसको लिखा गया है, P स्क्वायर को लिखा गया 5 मल्टीप्लाई सम पॉजिटिव इंटीजर, 5 मल्टीप्लाई सम पॉजिटिव इंटीजर। तो कौन डिविजिबल होगा और कौन डिवाइड करेगा, सर P स्क्वायर डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बाय डेफिनेशन कि जो 5 है, 5 है, वो डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। दोबारा बता देता हूं, P स्क्वायर को लिखा गया है 5 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर। इस बात का मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको मतलब समझाया कि जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर को दो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा तो सामने वाला डिवाइड होता है किससे, जो दो इंटीजर लिखे गए हैं उनसे। तो यहां पे मेरे को पता चला कि सर जो P स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। अभी थ्योरम हमने पढ़ी थी बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी भाई हमने, सर जो थ्योरम पढ़ी थी उसका जो नाम था वो था 1.2 थ्योरम, और कोई नाम ही नहीं है क्योंकि उसका नंबर था 1.2। ये बताने के लिए कर दिया, नहीं तो आपको पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। तो बाय थ्योरम 1.2 व्हाट वी कैन कंक्लूड, हमने पढ़ा था कि अगर एक प्राइम किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो सिंपल उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 इज अ प्राइम नंबर। ये किसको डिवाइड कर रहा है,
पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सिंपली किसको भी डिवाइड करेगा, फिर पी को भी डिवाइड करेगा। तो बाय थ्योरम 1.25 ऑल्सो डिवाइड्स पी। सही है, तो 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा भाई, पी को डिवाइड करेगा। अब इस बात का मतलब लगाना है दोबारा से कि 5 जो है वो पी को डिवाइड करता है, मतलब p को 5 से जब डिवाइड किया गया तो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मान लो उसका नाम दे दिया c, आप b p q r, p और q तो इंक्लूड हो गए, तो इसके अलावा कोई भी आप इसको वेरिएबल नाम दे सकते हो, a b c d f जो मर्जी नाम दे सकते हो। तो p को जब 5 से डिवाइड किया गया तो कोई c मिलेगा, तो इसका मतलब मैं यूं बोल सकता हूं कि सर p को मैं 5 इंटू सम c लिख सकता हूं, यस और नो। और ये हमारी होगी भाई दूसरी इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं दूसरी इक्वेशन। p की वैल्यू यहां से क्या निकल गई बच्चों, 5c निकल गई। अब आपको एक काम करना है, जहां जहां पे सेकंड इक्वेशन में p दिख रहा है वहां वहां पे 5c रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 5c रख दीजिए। मैं यही करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखूंगा बच्चों, सर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां आपको p दिख रहा है वहां वहां 5c लिख दीजिए। चलिए करते हैं, इक्वेशन 2 लिख देता हूं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें p की जगह क्या रखा, 5c रखा, इस कंप्लीट का स्क्वायर कर दिया। कई बच्चे क्या करेंगे 5 इंटू सी स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करना। ये 5c दोनों का स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो हमें ये नहीं करना, ठीक है भाई। तो p की जगह क्या लिखा बच्चों, 5c इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। बच्चों 5 का स्क्वायर हो गया 25, c स्क्वायर एज इट इज 5q का स्क्वायर। दोनों तरफ 5 का मल्टीपल दिख रहा है, तो दोनों तरफ जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा, 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे q का स्क्वायर बच जाएगा। मैं आपको बिल्कुल जो मैंने समझाया था उस तरीके से दिखाने के लिए लिख देता हूं, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। अब ध्यान से देखिए q स्क्वायर की शक्ल कैसी है, 5 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर, तो q स्क्वायर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा गया, तो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यहां से मैं बाय मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी लिख सकता हूं 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब दोबारा से वही बात कि एक प्राइम क्यू स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो किसको भी डिवाइड करेगा, वो सिंपल क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो बाय थ्योरम, दोबारा से वो थ्योरम यूज हुई भी, बाय थ्योरम 1.2 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है बच्चों। क्या 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। इससे पहले हमने क्या देखा था, 5 किसको भी डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड करता है। 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकालूंगा, 5 डिवाइड्स, हाँ जी क्या कंक्लूजन मैं यहां से निकालूंगा कि सर 5 डिवाइड्स p, q बोथ। ये p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, और जो दोनों को डिवाइड करता हो वही क्या बन जाता है, HCF। क्या बन जाता है, HCF। क्या, p और q का कितना आ गया बच्चों, इस हिसाब से 5 आ गया सर। क्या आ गया, 5 आ गया। और बड़ी श्योरिटी के साथ हमने उसका HCF क्या बनाया था सर, उसका जो HCF बनाया था 1 आया था। उसका HCF हमने बनाया था कि सर इसका HCF अगर ये रेशनल नंबर है तो पक्का इसका HCF p और q का 1 आएगा। लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो इसका HCF कितना आ रहा है भाई, सर इसका HCF आ रहा है 5।
तब 2 HCF तो नहीं हो सकते, या तो 1 ही हो सकता है या फिर 5 ही हो सकता है। तो हमारी जो बात थी वो गलत होगी, जो हमने शुरू में अजम्पशन किया बच्चों वो गलत हो गया। हमने माना था ये रैशनल है, रैशनल होने की वजह से HCF 1 आया था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो HCF आया वो 5 आ गया, तो हमारी ही बात गलत होगी। तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। हमारी अजम्पशन शुरू में थी क्या कि √5 एक रेशनल नंबर होगा, तो इसका मतलब ये गलत बात मानी हमने, तो उसको क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। यही बात मैं लिखूंगा बस। नाउ it is a contradiction, it is a contradiction to equation 1, to equation 1। सही है भाई, ये हमारी क्या थी बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन थी, किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। सो लास्ट लाइन, सो आर assumption is wrong, hence √5 is irrational। ये क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर। हमारी जो अजम्पशन थी, जो हमने एज्यूम किया था शुरू में कि √5 जो होगा वो रेशनल होगा, वो हमारी बात गलत होगी। ये मैंने थोड़ा खुला खुला लिखा है, इतना बड़ा सम नहीं है, बस मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक ही सम समझ लीजिए, वो इनफ होगा। अब √5 की जगह पे √2 लिख दे, √3 लिख दे, √7 लिख दे, √11 लिख दे, √13 लिख दे। कोई भी प्राइम नंबर अगर √ के अंदर लिख दे तो उन सबका सेम तरीका होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम तरीका होगा। यहाँ पे हमारा जो HCF बना है वो क्या बना है, 5 बना है। किसने कॉन्ट्राडिक्ट किया, HCF 5 आ गया। अगर √2 करेंगे तो HCF 2 बन जाएगा, अगर √3 करेंगे तो HCF 3 बन जाएगा, अगर √7 करेंगे तो HCF 7 बन जाएगा, 11 करेंगे तो 11। हाँ, √6 का अलग वे होगा, √8 को करने का अलग वे होगा। सही है। अभी हम NCERT कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको ये करवाया कि जो हमारा √5 है वो इरेशनल कैसे। आई होप भाई ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, देख लेते हैं भाई। सर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। हाँ जी, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है बच्चों, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। चलिए करते हैं इसको। किसको प्रूव करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। 3 + 2 √5, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है सर, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी हमने ये प्रूव कर दिया ना कि √5 इज इरेशनल, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो हम बिल्कुल धड़ल्ले से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, इसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमने लेट किया भाई कि ये जो हमारा नंबर है जो उसने दिया है वही कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड का यूज करेंगे। 3 + 2 √5 इज रेशनल। ये क्या होगी बच्चों, रेशनल होगी। सही है, 3 + 2 √5 क्या होगा, रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल मान लिया तो हमें क्या मिलेगा भाई, फिर हम इसको दोबारा से P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पे P और Q दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। दोनों ही बच्चों क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे, और Q क्या होगा, नॉन जीरो होगा। Q क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब हमें करना क्या है, √5 को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैं किसको शिफ्ट करूंगा, सबसे पहले मैं इस 3 को शिफ्ट करूंगा, P/Q -3। अब बच्चे इसको एलसीएम लेने में बहुत गड़बड़ करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो।
क्या करेंगे 2√5 इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों क्यू आ गया एलसीएम, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, p की मल्टीप्लाई 1 के साथ सर p माइनस एस टी 3 की मल्टीप्लाई क्यू के साथ 3q। इतनी बात सही है। अभी भी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को दूसरी तरफ जब शिफ्ट करूंगा ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। तो √5 क्या हो जाएगा भाई, p माइनस 3q बाय में 2q। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है। 2q अगर एक इंटीजर की 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटीजर ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर। p इंटीजर है, हाँ जी है। 3 की मल्टीप्लाई q से कराऊंगा वो भी इंटीजर रहेगा, और 2 इंटीजर के जब मैं सब्ट्रैक्शन लेता हूं वो भी इंटीजर रहेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, p माइनस 3q एक इंटीजर है, 2q भी एक इंटीजर है, और नीचे वाला क्या है, नॉन जीरो है। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, इस नंबर को मैंने ऊपर एक इंटीजर, नीचे एक इंटीजर और नीचे वाला नॉन जीरो ऐसे लिख दिया। ये किसकी डेफिनेशन होती है भाई, ये तो रेशनल की डेफिनेशन होती है। ये किसकी डेफिनेशन होती है, रेशनल की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा वो रेशनल है, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, p बाई क्यू लिखते हैं हम, p एक इंटीजर q एक इंटीजर। हमेशा p होगा जरूरी नहीं है ना, मतलब ये है कि ऊपर एक इंटीजर और नीचे एक इंटीजर। तो एक ऊपर इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है, और नीचे वाला नॉन जीरो है, तो ये सारी कंडीशन रैशनल नंबर की सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर रैशनल होना चाहिए। यही बात मैं लिखता हूं, सिंस p माइनस 3q एंड 2q आर बोथ इंटीजर्स। ये दोनों बच्चों क्या है सर, ये दोनों तो इंटीजर्स हैं, एंड 2q इज नॉन जीरो। तो बाय डेफिनेशन क्या कहेगी भाई सर, p माइनस 3q बाय 2q इज ए रेशनल नंबर। सही है। p माइनस 3q बाई 2q का जो भी आंसर आया होगा वो हमारा रेशनल नंबर रहा होगा। और इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, ये किसके इक्वल में लिखा हुआ था, √5 के। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया कि √5 इज ए रेशनल नंबर, लेकिन फर्स्ट हमने क्या प्रूव किया था कि ये तो हमें पक्का पता है ना कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। ये तो मैं कंफर्म हो गया था ना, इसका तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ दिया अभी कि √5 क्या प्रूव किया हमने सबसे पहले, √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, ये तो रेशनल नंबर होता है, तो ये तो गड़बड़ होगी। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन to the fact that √5 is irrational। अच्छा, ये क्यों गलती हुई भी, ऐसा गलत क्यों हुआ, हम साथ में तो बोल रहे हैं √5 इरेशनल है, और साथ में हमने प्रूव कर दिया √5 एक रेशनल नंबर है। ये दोनों गड़बड़ हुई क्यों सर, ये दोनों गड़बड़ हुई हमने जो शुरू में इमेजिन किया था उसकी वजह से। सबसे पहले हमने क्या इमेजिन किया उसको देखिए। सबसे पहले हमने इसको इमेजिन किया था कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। ये अगर हमने एज्यूम किया तो ये दोनों बातें आपस में गलत साबित होगी। √5 रेशनल भी बन गया और √5 इरेशनल भी बन गया, जबकि एक नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, वो दोनों नहीं हो सकता। ये गलत क्यों साबित हुआ, क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू में ही गलत चीज मानी हुई थी। तो इसका मतलब ऊपर वाली जो हमारी अजम्पशन है वो गलत है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा, सो आर assumption is wrong, hence 3 + 2 √5 is irrational। ये जो हमारा नंबर होगा भाई 3 + 2 √5, ये पक्का क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए।
ये पक्का क्या होना चाहिए बच्चों, इरेशनल नंबर होना चाहिए। आई होप आपको ये दो सम समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि √5 इज इरेशनल। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, √5 इज इरेशनल। ये हमने कैसे किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से किया। ये अकेला जो क्वेश्चन है 3 से 5 नंबर में आ सकता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब ये अगर 3 नंबर में आए फिर हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे कि √5 इज इरेशनल, इसको अलग से प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि मान के चलेंगे कि हाँ जी सर हमने प्रूफ कर दिया, या हमें पता है कि ये तो क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर होता है। बस बचे हुए ये स्टेप्स करेंगे, इनकी हेल्प से ये बात प्रूफ कर देंगे कि 3 + 2 √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर। अगर ये बच्चों 5 मार्क्स तक आता है तो आपको दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि पेपर में आपसे यह सवाल कैसे पूछा गया। अगर उसने बोला है 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये बात प्रूव करो, और दिए हैं 5 मार्क्स, तो क्या करो, आप दोनों को प्रूफ कर दो। अगर उसने बोला है कि नहीं इसको प्रूफ करना है एज्यूमिंग √5 इज ऑलरेडी इरेशनल, फिर आपको क्या करना है, इसको इरेशनल मान के चलना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, और हमने बाय डेफिनेशन प्रूफ क्या कर दिया था, √5 इज इरेशनल, तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा और ये सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज 2 ही सम करते हैं, बाकी बचा हुआ एक सम और √6 नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ये वीडियो को देखने के लिए, इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।